caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस जो कि मैंने पहले आपके साथ नहीं शेयर किए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल में गया था इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे नए नए देखने के लिए मिले। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप भी कल को चाहते हो तो आपको मे बी ये क्वेश्चन ज़रूर फेस हो। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे और बहुत ही मतलब देखते ही आंसर आप दे सकते हो इसका। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी ज़रूर देखना। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं नर्सिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ, तो मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे जो पहला क्वेश्चन मुझे आया था वो था हाइपर बिलिरुबिनिया के बारे में। तो हाइपर बिलिरुबिनिया जो कि आपको पता है न्यूनेटल बच्चों में होता है, मोस्टली जब भी आफ्टर बर्थ काफ़ी सारे बच्चों को हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल होता है, सीरम बिलिरुबिन का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिलिरुबिन आपको पता है कैसे बॉडी में बनता है। जब भी रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है तो उस टाइम पे बॉडी में बिलिरुबिन जो है बनता है। जो क्वेश्चन आपको आता है या फिर आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मोस्टली जब किसी पेशेंट को बिलिरुबिनिया होता है तो सबसे जो मेन हम इसकी मतलब जो इसका मेन ट्रीटमेंट है वो तो होता है फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी के बारे में आप सब ने सुन ही रखा होगा, मे बी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने क्लिनिकल ड्यूटीज़ में देखा भी हो। तो फोटोथेरेपी के लिए क्या करते हैं, बच्चे को उसके अंदर लिटा देते हैं, नीचे फाइबर ऑप्टिक एक ब्लैंकेट होता है वो रखते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक ब्लैंकेट जो है वो भी फोटोथेरेपी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो फोटोथेरेपी में जब बच्चे को हम रखते हैं तो उस टाइम पे बच्चे को हर 2 से 4 घंटे के अंदर हमने निकालना है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। क्योंकि उसके साथ क्या होता है, फोटोथेरेपी के साथ मोस्टली बच्चों को स्किन टर्गर हो जाता है। स्किन टर्गर का मतलब है कि स्किन की इलास्टिसिटी कम होगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है। तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना मेन हमारा काम होता है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी बच्चे को फोटोथेरेपी हम देते हैं तो उसकी आइज़ को हमेशा कवर करके रखना होता है। क्योंकि जो फोटोथेरेपी है उसके साथ आइज़ में बहुत ज़्यादा आइज़ डैमेज होती है, जिसकी वजह से फिर आगे उसको मतलब देखने में दिक्कत आ सकती है या कोई भी आई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसकी आइज़ को हमेशा हमने कवर करके रखना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मुझे क्वेश्चन आया था वो था कि व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया में जो सिम्टम है वो आपने पढ़ा ही होगा, और हाइपर के भी हमें पता है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें मुझे 3 ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे हाइपरग्लाइसीमिया के, और एक ऑप्शन दिया था मुझे हाइपो का। तो हाइपर में जैसे हम पढ़ते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, तो ये 3 सिम्टम तो मेन हम पढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने ये तीनों सिम्टम दिए थे और साथ में एक दिया था ब्लड विज़न। तो आपको पता ही है जब भी किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसमें एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट को, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। मतलब सुजेस्टिव सिम्टम है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा। तो उसके साथ दूसरा है कि पेशेंट को कन्फ्यूज़न होती है ना, स्लीपीनेस ज़्यादा होगी, या फिर कह लो कि ब्लड विज़न होती है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हाइपर में जैसे पॉलीयूरिया मैंने आपको बताया कि पेशेंट को एक्सेसिव यूरिन आएगा, पॉलीडिप्सिया मतलब उसको एक्सेसिव प्यास लगेगी, और फेजिया मतलब उसको एक्सेसिव भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हंगर जिसको हम बोलते हैं कि ज़्यादा खाना खाएगा जो भी मतलब आएगा उड़ाता जाएगा। तो उससे भी हमें पता चलता है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, मतलब पेशेंट की शुगर बढ़ी हुई है। तो नॉर्मली जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनको ये सिम्टम तो आते ही रहते हैं, तो उनको पता होता है कि हमें हमारी कब शुगर बढ़ रही है और कब कम हो रही है, तो वो उसी हिसाब से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन के बारे में उन्होंने पूछा था। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी अगर आप वार्ड में काम करते हो या फिर आप आईसीयू में काम करते हो तो मे बी आपको ज़्यादा आपने नहीं देखी होगी, लेकिन जो न्यूरो आईसीयू में स्टाफ काम करता है या फिर कार्डियक आईसीयू में करता है तो उन्होंने ये नॉर्मल चीज़ें देखी होती है।
तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या होती है कि इसमें जो क्वेश्चन मुझे आया था वो था कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो ऑप्शंस आपको 3-4 मिल जाएगी, लेकिन मेन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को डीवीटी है, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, है ना, या फिर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, या फिर किसी पेशेंट को एमआई है, हार्ट अटैक हुआ है ना, या फिर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उस कंडीशन में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या होती है कि इसमें 2 इंजेक्शन मेन हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है स्टेप्टोकाइनेस और एक होता है एल्टीप्लेज। तो ये जो इंजेक्शन है ये अराउंड 40 या 50,000 40-50 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन आता है और वो हम पेशेंट को देते हैं उस टाइम पे। तो इसके साथ पेशेंट का जो ब्लड है बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, जिसके साथ क्या होता है कि वो जो क्लॉट हुआ है, चाहे वो ब्रेन में, चाहे वो हार्ट में है, तो चाहे वो डीप वेन्स में है, तो वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है उसके साथ। लेकिन जब भी हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पेशेंट को देते हैं तो इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मोस्टली जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, जो कि उन्होंने एग्ज़ाम में पूछा था मुझसे, जो वो होता है सेरिब्रल हेमरेज। तो जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लड थिन हो जाता है, तो आपको पता है ब्लड ज़्यादा थिन होगा तो ऑब्वियसली हेमरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चाहे वो ब्रेन से हेमरेज हो, चाहे वो नोज़ में से ब्लीडिंग हो, चाहे कई बार ईयर में से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है पेशेंट। इसलिए जब भी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं तो उनके कंसेंट लेते हैं कि ड्यूरिंग थेरेपी कुछ भी हो सकता है। चाहे अगर किसी पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गई तो फिर तो मतलब और ज़्यादा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट के पहले कंसेंट लिए जाते हैं कि अगर बाय चांस ड्यूरिंग थेरेपी कुछ होता है तो डॉक्टर या नर्सेज कोई जिम्मेवार नहीं होता है। तो ये मेन था थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। आई होप कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपसे साइन सिम्टम पूछे, चाहे वो इंडिकेशन पूछे, चाहे वो इंजेक्शंस का नाम पूछे, आप नहीं भूलोगे। तो ज़रूर याद रखना, ये आपको कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था कि आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, आपके पास एक पेशेंट आता है, वो उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है कि इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है लगवाना। तो उसको नहीं पता है कि इम्यूनाइजेशन क्या है, क्यों है और क्यों लगाना है, क्यों ज़रूरी है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिए होंगे कि नर्स उसको क्या बोलेगी जो कि एक्यूरेट होगा बताना। तो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि जो इम्यूनाइजेशन है वो इसलिए लगाना है क्योंकि आप हर इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हो, या फिर आपको इसलिए लगाना है कि इसके साथ नेचुरल इम्यूनिटी जो बॉडी में है वो डेवलप होती है, या फिर आपको इसलिए लगाना है कि इसके साथ बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है जो कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि इसके साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बॉडी में वो डेवलप होती है, जिसके साथ काफ़ी सारी स्पेसिफिक डिजीज़ है जो कि जिससे हम बच सकते हैं। तो डिज़ीज़ के बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है वो हम सब ने ऑलमोस्ट पढ़ ही रखा है। आई थिंक कम्युनिटी में हमने पढ़ा हुआ है और कितनी बार हमने पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी लंबा भी है और इस वीडियो में तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सबको पता है कि कौन कौन सी बीमारियां जिससे हम बच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, कैंसर मरीज है, जो कि जिसको बहुत ज़्यादा पेन है और उसको मॉर्फिन जो चल रहा है, मॉर्फिन इंजेक्शन जो है वो चल रहा है। तो इसमें था कि पेशेंट को मॉर्फिन इंजेक्शन चल रहा है तो नर्स को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों मॉर्फिन इंजेक्शन आपको पता है, एक तो ये नारकोटिक ड्रग्स में आता है। दूसरी चीज़ है कि ये हम देते हैं जब पेशेंट को एक्सेसिव पेन हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, मतलब ना आपकी पेन पीसीएम से कम हो रही है, ना आपकी पेन ट्रामाडोल से कम हो रही है ना। तो मतलब हर तरीके आपने अपना लिए लेकिन पेन कम नहीं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को मॉर्फिन दे देते हैं। तो मॉर्फिन का आपको पता है कि इसका जो मेन एक्शन है ये क्या करता है, वो एक तो पेन किलर है ना, दूसरा ये नारकोटिक्स है, और तीसरा क्या करता है कि जब भी हम देते हैं किसी पेशेंट को तो ये बॉडी में से ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है, बॉडी की जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कम कर देता है। तो इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी हम कई बार देते हैं मॉर्फिन। तो
इस कंडीशन में जो कि क्वेश्चन मुझे ये आया था कि हमने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है अगर पेशेंट को मॉर्फिन चल रहा है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि आपको हार्ट रेट ध्यान में रखनी है, या फिर आपको रेस्पिरेशन रेट ध्यान में रखना है, या फिर यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना है, या फिर बीपी का ध्यान रखना है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि जब भी हम पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन की डिमांड ये बॉडी में से कम करता है, तो उसके साथ क्या होता है कि पेशेंट को ब्रेडिपिनिया होने के चांसेस होते हैं। ब्रेडिपिनिया मतलब पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से भी नीचे चला जाता है कई बार। तो जब 10 या 10 से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उसको हम ब्रेडिपिनिया में काउंट करते हैं। तो इसलिए जब भी पेशेंट को मॉर्फिन चल रहा है तो आपको ये चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि पेशेंट को ब्रेडिपिनिया नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि एक पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, और वो आपके पास आता है और पूछता है कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऑप्शंस आपको 4 दी होगी, उसमें से उन्होंने जैसे लिखा था कि इसमें से आप दो से ज़्यादा भी टिक कर सकते हो, लेकिन उसमें 2 ऑप्शंस थी जो ठीक थी और बाकी तो गलत ही थी। तो नॉर्मल आपको पता ही है कि जब भी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है उस टाइम पे एक तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको पानी की इंटेक ज़्यादा करनी है और चाहे हो सके तो गर्म पानी पीना है ना। उसके साथ पेशेंट को हाई फाइबर डाइट के लिए भी हम बोलते हैं कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है जिसके साथ जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम होती है। और तीसरी चीज़ है कि हम पेशेंट को एक्सरसाइज का भी एडवाइस कर सकते हैं कि कम से कम 30 मिनट्स पर डे में आपको एक्सरसाइज करनी है। तो उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो माइल्ड लेग्जेटिव भी पेशेंट ले सकता है। लेग्जेटिव के लिए आपको पता है जैसे लूज सिरप आता है ना, डुफालेक आता है, या फिर क्रीमाफिन आता है। तो मतलब काफ़ी सारे मार्केट में लेग्जेटिव्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि एक पेशेंट है जिसको कि पिछले 7-8 दिन से मतलब 1 वीक से उसको पेन रह रहा है बॉडी में। तो बैक पेन था, उसके लिए वो पेशेंट रेगुलर एसिटामाइनोफिन ले रहा है। एसिटामाइनोफिन जिसको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, मतलब पेन किलर्स में आता है। तो एसिटामाइनोफिन ले रहा है, मतलब थ्राइस अ डे कुछ ऐसे ले रहा है, 3 या 4 बार पर डे में लेता है। तो 7 दिन के बाद वो आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मैं 7 दिन से ले रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा मुझे कुछ सिम्टम शुरू हो गए हैं। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन था कि कौन सा सिम्टम पेशेंट का सिम्टम देख के नर्स को लगता है कि पेशेंट को एसिटामाइनोफिन टॉक्सिसिटी हुआ है, मतलब ज़्यादा एसिटामाइनोफिन लेने की वजह से टॉक्सिसिटी हो गया है। तो ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल जाएगी कि पेशेंट को टिनिटस होगा, या फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, या डायरिया होगा, या फिर हिपैटिक डैमेज। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है हिपैटिक डैमेज। जब भी किसी भी पेशेंट को एसिटामाइनोफिन टॉक्सिसिटी होता है तो उसके साथ हिपैटिक जो है डैमेज होता है। तो यही मेन इसका आंसर था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था कि कौन सा नॉर्मल सलाइन है जो कि हाई अलर्ट में आता है। तो इसमें एक तो दिया था जो NS 0.9 वाला दिया था, और दूसरा NS 0.45 दिया था, और तीसरा दिया था 3% सलाइन, और चौथा दिया था नन ऑफ द अबव, मतलब चारों में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो 3% सलाइन है उसको हम हाई रिस्क में काउंट करते हैं। तो 3% सलाइन जो है वो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में दोगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए बहुत कम डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं 3% चलाने के लिए। तो 3% सलाइन आपको पता है हम मोस्टली देते हैं जब पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होता है, मतलब जब पेशेंट का जो सोडियम है वो 135 से काफ़ी नीचे, मतलब 120 तक जब चला जाता है, या 120 से भी नीचे आ जाता है, तो उस टाइम पे हम कई बार डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। नहीं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि रेकमेंड करें, क्योंकि जब सोडियम बॉडी में कम होता है तो उसको बिल्कुल स्लो बढ़ाना होता है। तो उसके लिए एक तो हम फिर पेशेंट को रेगुलर पानी पिलाते रहते हैं, है ना, नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देते हैं। तो उसके बाद हम पेशेंट को एक्स्ट्रा सॉल्ट देते हैं, चाहे वो खाने के थ्रू दे, चाहे वो सॉल्ट कैप्सूल देते हैं। तो अगर फिर भी नहीं होता तो उसके बाद हम टैबलेट फॉर्म में भी जैसे टोलवेप्टन टैबलेट आती है ना, उसके साथ भी पेशेंट का जो सोडियम है वो बढ़ाते हैं। और फिर अगर ये सारे ही मतलब तरीक़ों से नहीं बढ़ रहा है उनका सोडियम, फिर भी कम ही होता जा रहा है, तो फिर उस टाइम पे हम जो है 3% सलाइन पेशेंट को देते हैं। तो आई होप कि आज काफ़ी सारी नई चीज़ें आपने सीखी है,
और अगर कल को आप भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो मे बी ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आप भी फेस करो, और जब भी आप फेस करोगे तो ऑब्वियसली आप ज़रूर क्लियर करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।